हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। और हमने ये पढ़ा था कि आईटी का इन्वायरमेंट, एक इंट्रोडक्शन सा पढ़ा था पिछले सेशन में कि आईटी का इन्वायरमेंट किस तरह से ऑडिट मेथोडोलॉजी को इम्पैक्ट करेगा। और हमने ये पढ़ा था कि एक ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट होता है, एक थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स, और एक होता है कि आईटी ऑडिट। और दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है क्योंकि एक ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा नज़र रखता है, एम्फसाइज रखता है, और दूसरा जो है वो ट्रांजैक्शन पर उतना एम्फसाइज और नज़र नहीं रखता है जितना कंट्रोल्स पर नज़र रखता है, और उसकी मजबूरी कंट्रोल्स पर नज़र रखना। ट्रांजैक्शन तो ऑटोमेटेड हो रहे हैं कि एक लेवल में ट्रांजैक्शन हुआ तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो कर गया ट्रांजैक्शन। यानी कि नदी में आपने पानी डाला तो ऑटोमेटिकली नीचे पहुंचेगा। अब बीच में नदी का क्या रास्ता है, एक बार आपने चेक कर लिया, आपने नहर चेक कर ली कि रास्ता तो कहीं चेंज नहीं हो गया। अगर रास्ता चेंज हो गया तो वो बॉल दूसरे डायरेक्शन से नीचे बहेगी, और अगर रास्ता सही है तो वो सही डायरेक्शन में बहेगी। तो बेसिकली क्या है कि, और दूसरा तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मैनुअली बॉल पहुंचाई जा रही है एक जगह से दूसरी जगह के 4 आदमी हैं, तो आपने 4 आदमी, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि बॉल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो 4 आदमी बैठे हुए हैं अलग अलग, और चारों आदमी से आपने पूछ लिया। चारों आदमी जनरली क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन में जेलेसी प्ले करती थी। दूसरी बात यह है कि कोई ना कोई बता देता था, और दूसरी बात यह है कि कंपटीशन होता था लोगों के बीच में, तो कहीं ना कोई बता देता था अगर फ्रॉड एंड एरर हो गया। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया सपोज पेपर ट्रेल होती थी, यहाँ पर पेपर ट्रेल नहीं है, यहाँ पर आपने एक इनपुट किया तो वो अपने आप प्रोसेसिंग होकर आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स हैं, वहाँ पर पहले डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होते थे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल था क्योंकि बंदे थे, बहुत ज़्यादा बंदों के बीच में सेग्रीगेट करो। लेकिन अब बंदे ही गायब कर रहे हो तो फिर सेग्रीगेशन कहाँ हो, वहाँ पर लॉग्स होंगे, हर चीज़ के लॉग्स होंगे, कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है वो लॉग्स होंगे, और कंप्यूटर के अंदर घुसकर आपको देखना पड़ेगा। पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट को बाहर से देखना पड़ता था, अब सब काम अंदर ही अंदर हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, तो वो लॉजिकली घुसकर आपको देखना पड़ेगा। तो आईटी ऑडिट बेसिकली यही है, वो आपको लॉजिकली एंटर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इसके बाद हमने पढ़ा था अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 के बारे में, और उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है कि हमें प्रोसीजर्स चेंज करने पड़ेंगे, रिस्क लेवल चेंज हो जाएगा, प्रोसीजर्स ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे। भाई पहले ट्रांजैक्शन कर रहे थे, अब सिस्टम के लॉजिकली आपको सिस्टम के अंदर देखना है, तो अब कंप्यूटर हो गया है एक आपके लिए तो ब्लैक बॉक्स है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो उसके अंदर क्या हो रहा है उसको वाइट बॉक्स बनाना है, उसको देखना है, अंदर देखना है कि क्या हो रहा है भाई, सही तरीके से लॉजिक्स लगें कि नहीं लगें। तो उसमें क्या होगा, प्रोसीजर्स ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स नए नए आ गए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आ गई हैं, जनरलाइज सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद रिस्क चेंज हो जाएगा, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले छोटे से एक डायमंड के लिए क्या होता था, मूवी में दिखाते थे कि वो एक डायमंड को फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि छोटी सी डायमंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। आज वही हो रहा है, एक छोटे से एरिया में एक डेटा पड़ा हुआ है, उसकी डेटा की वैल्यू इमेंस हो गई है। और वो डायमंड की तो पहले क्या वैल्यू होती थी, कुछ भी नहीं। आज की डेट में जो छोटा सा डायमंड, इंफॉर्मेशन रूपी डायमंड फेसबुक के डेटा सेंटर्स में पड़ा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, वो उसने उसे $100 बिलियन के बराबर का वैल्यूएशन दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 हमें ये बताता है कि प्रोसीजर्स हमें सही तरीके से फॉलो करने हैं। उसके बाद हमें ये बताता है कि रिस्क बहुत बढ़ गए, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क बढ़ गए, और वो कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क के बारे में, इवैल्यूएशन के बारे में ऑडिटर को पता होना चाहिए। उसके अंदर इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो ऑडिट रिस्क को एसेस कर सके, उसके अंदर ऐसा स्किल होना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि कंट्रोल्स अलग टाइप के हो गए हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग टाइप के हो जाएंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग टाइप के हो जाएंगे तो ऑडिट प्लान और ऑडिट का जो डिज़ाइन होगा वो अलग तरीके का होगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी स्टडी ने बताई। उसके बाद उसने ये बताया कि कुछ फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बताया कि किस तरीके से आप कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट में ऑडिट करेंगे। उसके बाद हमारी स्टडी ने ये बताया कि अगर आईटी कंट्रोल्स और सिक्योरिटी, अगला टॉपिक जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ये था कि आईटी कंट्रोल्स और सिक्योरिटी का ऑडिट कैसे करेंगे, यानी कंट्रोल्स का ऑडिट और सिक्योरिटी और कंट्रोल्स दोनों रिलेटेड हैं। यानी जितना पावरफुल कंट्रोल है उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, जितना कंट्रोल कम है उतनी इनसिक्योरिटी ज़्यादा होगी। तो यानी कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स वीक होंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क घटाना है तो कंट्रोल्स मजबूत करने पड़ेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि रिस्क हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रोल से हो सकते हैं। पहले तो पॉलिसी, फ्रेमवर्क और प्रोसीजर्स कंट्रोल्स ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। कई
ऑर्गेनाइजेशन में हमने बोला पुराने ज़माने के माइंडसेट वाले बंदे होते हैं, चौधरी साहब बैठे होते हैं और वो क्या कहते हैं पुराने ज़माने के माइंडसेट वाले जो चेंज नहीं होना चाहते हैं। तो वो क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोसीजर कंट्रोल नहीं होते हैं और कई जगह में आईटी डिपार्टमेंट वगैरह के पास होते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए होते हैं हाथी के दांत, कोई इंप्लीमेंट नहीं करता उन्हें। इम्प्लीमेंटेशन की कहीं पर बात नहीं हो रही होती है तो वो मौके पर सामने दिखा दिए जाते हैं और फिर पीछे रख दिए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोगों को उन कंट्रोल्स के बारे में पता नहीं होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखोगे कि आईटी डिपार्टमेंट्स के पास कंट्रोल्स हैं, आईटी वाले को पता है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो कंट्रोल्स को आगे नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा सीजन्ड आईटी प्रोफेशनल है और वो आगे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि और मैनेजमेंट भी कई बार वो आगे नहीं कर रहा होता है कि इसलिए नहीं कर रहा होता है क्योंकि वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं, वो नहीं चाहते ऑर्गेनाइजेशन को पता चले, सबका अपना धंधा चल रहा होता है। लेकिन अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पर आईएस कंट्रोल पॉलिसी फ्रेमवर्क मजबूत होंगे, प्रोसीजर्स मजबूत होंगे, कंट्रोल्स होंगे, पहले तो होंगे और सबको पता होगा। मजबूत कैसे होंगे? सबको पता होगा, सब अवेयर होंगे, सब उन पॉलिसी के बारे में अवेयर होंगे और वो कंट्रोल्स लगे होंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने और भी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि आउटसोर्सिंग करेंगे तो रिस्क होगा, वहाँ पर भी हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, फिर कंट्रोल्स के लिए अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, फिजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आईटी इक्विपमेंट और रिलेटेड एसेट हैं उनका भी हमें सिक्योरिटी देखनी है, क्योंकि वो डायमंड को तो वो अपने अंदर रख रहे हैं ना, तिजोरी तो वही है जिसमें हम रख रहे हैं। उसके बाद हमने बोला कि कम्युनिकेशन और नेटवर्क टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना पड़ेगा, वहाँ पर पुअर कंट्रोल्स होते हैं, अगर पुअर कंट्रोल्स होंगे तो रिस्क बढ़ेगा तो कंट्रोल्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो उसमें क्या है कि हमें उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि डेटा इन ट्रांजिट होता है, तो मैंने बोला था कि दो टाइप का डेटा होता है, डेटा इन रेस्ट होता है और डेटा इन ट्रांजिट होता है। डेटा ट्रांजिट मूव कर रहा होता है और डेटा मूव कर रहा है का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि पैरामीट्रिक सेटिंग सही होनी चाहिए, क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स पर कंट्रोल होना चाहिए, वायरस, हैकर्स, मैलिशियस कोड्स का रिस्क हमें देखना है, उसके लिए एंटी वायरस वगैरह, फायरवॉल्स वगैरह लगी होनी चाहिए। उसके बाद हमने बोला था एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन सिस्टम में, इवन मॉनिटरिंग अगर कहीं हो रही है तो वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल्स होनी चाहिए और सही आदमी मॉनिटर करना चाहिए। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है उसकी SDLC साइकिल होती है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, वहाँ पर जो सिस्टम डेवलप कर रहा है वो सही होना चाहिए, वहाँ पर कंट्रोल्स होनी चाहिए। अगर जो सिस्टम को डिज़ाइन कर रहा है वो उसकी कोडिंग ना करे, क्योंकि डिज़ाइन और कोडिंग वाले मिल गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो ट्रोजन डाल सकते हैं उसके अंदर। और जैसा कि बैंक में हुआ, वहाँ पर हमने स्लाइसिंग टेक्निक पढ़ी थी, जिसमें क्या है कि हर एक अकाउंट से एक एक दो पैसा निकल कर एक जगह एक पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा था। तो अगर लाखों लोगों के अकाउंट से दो चार पैसे निकल रहे हैं तो वो माइंड नहीं करते हैं, दो तीन पैसे आप कहाँ देखते हो, और वो उसके अकाउंट में जा रहा था और वो अकाउंट से पैसा निकाल रहा था। और वो ये सारा काम किसने किया था? प्रोग्रामर ने किया था। और वो प्रोग्रामर बिना कोलिजन के काम नहीं कर सकता, उसको पूरा जब सिस्टम डेवलप हुआ होगा तो वहाँ पर कोलिजन हो गया होगा, सब पैसे मिल बांट के खा रहे होंगे। और जब दो आदमी मिलकर, कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉड में। सिंगल आदमी जो है फ्रॉड जनरली उसके पास ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाता है और चांसेस कम होते हैं, करता भी है तो पकड़ा जाता है जनरली, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं चल सकता सिंगल आदमी। उसके बाद हमने ये जाना था कि आईटी ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए हमें हायर लेवल चाहिए, हायर नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी चाहिए, रिलेटेड कंट्रोल्स की जानकारी चाहिए, क्योंकि अब कंट्रोल्स अलग हैं। अब आपको एक बैठ के वाउचर चेकिंग नहीं करनी है, अब आपको बाउंड्री कंट्रोल्स देखने हैं, अब आपको एप्लीकेशन कंट्रोल्स दिए हैं, टेक्निकल चीज़ होगी। तो ऑडिटर को टेक्नोलॉजिकली जो रिस्क हैं वो अप्रिशिएट करना आना चाहिए और उसे ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क का बिजनेस रिस्क के साथ क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब बिजनेस रिस्क के साथ क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फेसबुक एक कंपनी है, उसमें डेटा रखा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी रिस्क भी, डेटा गायब हुआ और कंपनी गायब हो गई, $100 बिलियन की कंपनी गायब हो गई। $100 बिलियन की कंपनी आज वैल्यूएशन है, $1900 बिलियन पूरी इंडिया की इकोनॉमी है, यानी कि इंडिया के सारे लोग, GDP है इंडिया के सारे लोग, 125 करोड़ लोग एक साल में $1900 बिलियन का माल पैदा करते हैं। और फेसबुक जैसी कंपनी $100 बिलियन की, उसमें क्या है? इंफॉर्मेशन। तो उसके अलावा फिर हमने ये कहा था कि अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिटर को
टेक्निक्स पता होनी चाहिए ऑडिट की, जो ट्रेडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स उसे पता होनी चाहिए। जैसे वो तो पता ही होंगे, जैसे वो इंक्वायर करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, आपको क्वेश्चनर्स देगा और पॉलिसी ये सब चीज़ें देखेगा। लेकिन अब आईटी ऑडिट का ज़माना आ गया। आईटी ऑडिट के ज़माने में उसे नई तरीके से ऑडिट करना पड़ेगा। उसमें क्या है, उसकी भी नॉलेज उसे होनी चाहिए, उसको टूल्स पता होने चाहिए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स टूल्स पता होने चाहिए, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि ऑडिट होगा। उसे वो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिकल कंट्रोल्स, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, बाउंड्री कंट्रोल्स, जब इनपुट डाल रहे हो तो इनपुट की इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, उसके रिलेटेड सारे कंट्रोल्स। उसके बाद डेटा अगर प्रोसेस हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो वहाँ वो सही तरीके से डेटा रहे, क्योंकि बेसिकली अगर डेटा मूव कर रहा है तो वो डेटा नहीं है, वो डेटा वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। आप कह रहे हो डेटा मूव कर रहा है, लेकिन सही बात में वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मूव हो रहे हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के पैटर्न जा रहे हैं। तो वो पैटर्न में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई चेंज ना हो जाए, पैटर्न ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इतना रहता है, एक जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन लाइन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो पैटर्न अगर बीच में चेंज हो गए, तो पैटर्न चेंज हो गए, तो आपके पास जो डेटा आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है, तो उसके लिए चेक्स वगैरह होते हैं, उसके लिए सारे कंट्रोल्स होते हैं। तो उन कंट्रोल्स की नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए। तो सारी इंटेग्रिटी रिस्क, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, ये सारे रिस्क जो है ऑडिटर को पता होनी चाहिए। इसके बाद ऑडिटर को टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि इथिकल हैकिंग होती है। बेसिकली एक हैकर बैठा होता है, इथिकली उसको पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे आपने कई मूवीज़ में वगैरह में देखा होगा कि एक वो अमिताभ बच्चन के बेटे की मूवी आई थी, आई डोंट रिमेंबर, वो था अनिल कपूर था एंड फरदीन खान था। तो उसमें वो एथिकल हैकर बना हुआ है। वो क्या है कि एथिकल हैकिंग करता है, कोई कोड तोड़ देता है और फिर उसके पास पैसा उसे मिल जाता है और फिर वो घर खरीद लेता है, अपना पुराना घर था, समथिंग लाइक दैट। तो एथिकल हैकर होता है वही नेटवर्क की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है। अब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल का है जहाँ पर एथिकल हैकिंग आप को अफोर्ड कर सकते हो, पहले इथिकल हैकर को अफोर्ड करना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन हम ब्रॉडली उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में ऑडिट करने की जब हम व्यू बनाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर ये पैसे का कोई कंसर्न नहीं होता। और अगर मान लिया सपोज ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, हम इन्फोसिस, विप्रो की बात करते हैं, और फिर अगर मान लिया सपोज वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, तो हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, तो वहाँ पर अपने स्किल्स को स्केल डाउन कर लेते हैं। हम स्किल्स स्केल अप करना मुश्किल है, स्किल्स को स्केल डाउन करना ईजी है। अगर मान लिया सपोज कोई चीज़ आती है तो उसको कुछ सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आती है और मालूम पड़ा चीज़ नहीं है आपके सामने, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, वो ये कॉन्सेप्ट सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होगी तो उसमें किस तरीके से होती है, क्या मेथड ऑफ अटैक होता है, कौन से टूल्स होते हैं, किस तरह से किया जाता है, और अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये सारी चीज़, एक पर्टिकुलर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी के अनुसार पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या जो आपका सिस्टम है वो हैक प्रूफ है, उसको हैक नहीं किया जा सकता, या ये दिखाने के लिए कि वीकनेसेस हैं तो उसको पता करने के लिए, और ताकि उसे ठीक किया जा सके, उसे हैक प्रूफ बनाया जा सके। हैक प्रूफ तो कुछ नहीं होता, एक इनहेरेंट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक मिनिमम रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, जैसे हम इनहेरेंट रिस्क कहते हैं, लेकिन एक रीजनेबल एक्सेप्टेबल लेवल तक हम रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो ऑडिटर को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इन प्रोटोकॉल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टेस्ट, अगर मान लिया कोई इस तरह की पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह इस टाइप की कोई टेस्टिंग हो रही है तो उससे पहले होनी चाहिए, और उस तभी वो कमेंट दे सकेगा। मतलब टेस्टिंग हो रही है और उसको पता नहीं है तो वो क्या बताएगा। इसके बाद हमारी स्टडी जो है स्किल और कॉम्पिटेंस के बारे में कहती है। स्किल और कॉम्पिटेंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वो उसने बोला है तो हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग, हमारी स्टडी कहती है अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 स्किल और कॉम्पिटेंस की बात करता है। वो कहता है कि आप ऑडिटिंग कर रहे हो और किस इन्वायरमेंट में कर रहे हो,
कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट, CIS इन्वायरमेंट में कर रहे हो। तो जब कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में कर रहे हो या ट्रेडिशनल में कर रहे हो, आपको बेसिकली सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में कर रहे हो तो वहाँ की सफिशिएंट नॉलेज, उसके टूल्स की सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर CIS इन्वायरमेंट में, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में किस तरह से ऑडिट होता है, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, किस तरह से उसको प्लान किया जाता है, किस तरह से उसे डायरेक्ट किया जाएगा, किस तरह से उसे सुपरवाइज किया जाएगा, किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाएगा और किस तरह से उसको रिव्यू किया जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज हो जाती हैं। तो उसकी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। और सफिशिएंसी किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? सफिशिएंसी डिपेंडेंट है नेचर और एक्सटेंट ऑफ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप एक्सपर्ट को बुलाओगे, उसके लिए एक अलग ऑडिट और एश्योरेंस स्टैंडर्ड है। अगर स्पेशलाइज स्किल है तो आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग या तो आप पैदा कर लो अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल की, और उसका इफेक्ट देखो, उसका रिस्क देखो। एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल से ऊपर रिस्क जा रहा है तो आपको फिर क्या है, एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। या तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए या आप एक्सपर्ट को लेकर आओगे, एक्सपर्ट को लेकर आओगे जिसकी इन्फॉर्मेशन पर आप रिलाई करोगे। लेकिन अगर सारी चीज़ एक्सपर्ट ही देखेगा तो फिर आप क्या देखोगे? तो आपके पास एक सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिफर कर जाता है। अगर मालूम पड़ा डिफरेंट टाइप का है ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, तो मेथोडोलॉजी ऑफ ऑडिट चेंज हो जाएगी वहाँ पर कि और मेथोडोलॉजी ऑफ चेंज ऑडिट इस पर भी डिपेंडेंट होगी कि एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन क्या है, किस एरिया में एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन ज़्यादा है, किस ब्रांच में, इस पर भी चेंज हो जाएगी। मतलब बड़ा ही वेरिएबल जो जजमेंट है, बड़ा सब्जेक्टिव जजमेंट है। ऑडिटर को जजमेंट कॉल्स लेनी पड़ती हैं इस समय। इसके अलावा हमारी स्टडी ये बोलती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर तो डिपेंड ही करता है। अगर बैंक है तो उसका वहाँ पर रिस्क अलग होंगे, वहाँ पर एक तो पहले एक्सटेंट पर डिपेंड करता है, कितना कंप्यूटराइजेशन है, कितना ऑटोमेटेड सिस्टम्स है, कितना कंप्यूटराइजेशन। दूसरा नेचर पर डिपेंडेंट करता है, बैंक है, ड्रग कंपनी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। उसके बाद इस बात पर भी डिपेंडेंट करता है कि कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसमें क्या होता है कि आर्किटेक्चर ही चेंज हो गया, मालूम पड़ा। जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर है, हमने पढ़ा अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। सेंट्रलाइज्ड होता है और कई जगह पर मेन फ्रेम होते हैं, कई जगह पर आपके सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस होते हैं, कई जगह पर आपका 1 टायर होता है, 2 टायर होता है, 3 टायर होता है, कहीं पर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। और जहाँ पर जो बेनिफिट होता है वो उस तरीके से यूज़ की कर जाता है। कहीं पर कॉमन ड्राइव्स यूज़ की जा रही होती हैं, कहीं पर कॉमन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा होता है, कहीं पर अलग सॉफ्टवेयर अलग आदमी पर यूज़ किया जाता है। जैसे विंडो आपके उसमें अलग लाइसेंस लिया होगा, आपका लैपटॉप में अलग लाइसेंस होगा, लेकिन अगर टैली यूज़ हो रहा है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक टैली यूज़ हो रहा है। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग। अब टैली भी क्या है कि टैली भी कई टाइप का आ गया है। आपके टैली जो है सिंगल कंप्यूटर वाला आ गया है, सर्वर बेस्ड टैली आ गया है। अब सर्वर बेस्ड टैली में 4-5 आदमी काम कर रहे हो। उसके बाद लोकेशन बेस्ड टैली आ गया। मालूम पड़ा आप 2 लोकेशन में बैठे हो तो वह अलग अलग जगह अलग अलग टैली का यूज़ हो रहा है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आईटी इन्वायरमेंट, ऑडिटर के पास कॉम्पिटेंसी, कुछ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो हमारा कोर्स एक मिनिमम अमाउंट हमें बताता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देता रहता है कि कुछ उसके की कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कोड्स ये इस तरीके से काम करते हैं, ताकि हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमें वो कोरिलेट कॉन्सेप्ट्स डेवलप होने चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि फंक्शनैलिटी और लिमिटेशन पता होना चाहिए, रिस्क पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात ये है, ये सेंसिटिव होना चाहिए ऑडिटर कि चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियल वे में चेंज आ रहा है, तो रिस्क चेंज होते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए, उसके रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, डेटाबेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब के रिस्क और कंट्रोल्स की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में ये किस तरीके से कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप के रिस्क पैदा करते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, उनका वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके इम्पैक्ट, फंक्शनैलिटी, कंट्रीब्यूशन, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ के बारे में ऑडिटर को
पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो जाकर एक आइडिया होनी चाहिए जिससे कि वो जाकर कोरिलेट कर सके। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर होता है, जिसे बेसिक्स पता होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जिसे बेसिक्स पता होते हैं, जिसने वो ये सारी चीज़ों को जल्दी कैप्चर कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर ऑडिटर हैंडीकैप्ड है टेक्नोलॉजी के मामले में, उसे उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्किल और कॉम्पिटेंसी तो होनी ही चाहिए। और अगर उसके पास मिनिमम कॉम्पिटेंसी और स्किल है और उसके बाद कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसके बारे में उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे एक्सपर्ट को रिलाई कर लेना चाहिए। डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, उसे बता देना चाहिए भाई यहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज़ ख़त्म होती है, इस लेवल तक मेरी एक्सपर्टीज़ है, इसके बाद मेरी एक्सपर्टीज़ ख़त्म होती है, यहाँ पर मैं उस पर रिलाई करूँगा, एक्सपर्ट पर रिलाई करूँगा। डिस्क्लेमर, क्विकली डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, डिस्क्लेम कर देना चाहिए कि भाई, वो बता देना चाहिए कि भाई ये मेरी एक्सपर्टीज़ के बाहर है। लेकिन हर चीज़ आपकी एक्सपर्टीज़ के बाहर है तो ये नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास मिनिमम स्किल्स और कॉम्पिटेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 हमें इसके बारे में जो है बताता है, स्टिपुलेट करता है कि क्या मिनिमम स्किल्स और कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और ये इसको भी अप्रिशिएट करने के लिए आपको उस समय जाना पड़ेगा जहाँ पर जिस टाइम पर ये स्टैंडर्ड इशू हुआ था। अब दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम अप्रोच, मतलब अगला टॉपिक जो है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अप्रोच है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो अगला टॉपिक हमारी स्टडी में, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अप्रोच है। अब दो टाइप के अप्रोच आते हैं, एक है ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर और एक है ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। एक है ब्लैक बॉक्स अप्रोच और एक है वाइट बॉक्स अप्रोच। तो ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर वो ब्लैक बॉक्स अप्रोच है। पहले क्या हुआ था कि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो चीज़ें ऑटोमेट हो रही थी, बड़ी तेज़ी से चीज़ ऑटोमेट हो रही थी। अब क्या था कि चीज़ें ऑटोमेट तो हो रही थी लेकिन रिस्क भी बढ़ रहे थे, एक ट्रांजिशन फेज था। उस समय ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर बहुत होती थी, क्योंकि उस समय जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे वो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे, वो ईमेल नहीं समझते थे। अगर मान लीजिए सपोज जब इनफैक्ट मैंने भी जब 1995 में ईमेल के बारे में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि लॉगिन होगा, ये होगा, ऐसा होगा, इस तरीके से 1995 और समथिंग अराउंड 90s और 95 पढ़ा, तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये ईमेल कैसे करेगा, क्या करेगा। फिर धीरे धीरे 95-97 के पास इंटरनेट के बारे में पता चलने लगा। तो पहले समझ में नहीं आया ये इंटरनेट करेगा क्या, क्या चीज़ होगा, किस तरह से करेगा, कैसे मूव होगा, क्या होगा, किस तरह से ये वेव्स चलेंगी और समथिंग लाइक दैट। उस समय टेली कम्युनिकेशन भी नहीं आया था, एज आई रिमेंबर, उतना ज़्यादा फैला नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर होती थी, नया नया कंप्यूटर होता था, टैली होती थी, क्या कहते हैं, पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, उनके पास उनको टैली से कोई मतलब नहीं होता था। वो कहते थे कि जी ट्रायल बैलेंस मिल गया, सब मिल गया, ट्रायल मिलना चाहिए, ट्रायल पाई मिलनी चाहिए, बस उनका ये था। नेक्स्ट स्टेप जो कंप्यूटर आया उसने क्या किया कि पाई मिलाना ही ख़त्म कर दिया, वहाँ पर पाई मिल जाती थी। उसने ये कर दिया कि एक जैसे आपकी कैश बुक होती थी, कैश बुक में हर पेज की टोटलिंग करनी पड़ती थी, वो कहीं जाके टोटलिंग ख़राब हो जाती थी, लास्ट में प्रॉब्लम आती, कैश टोटल नहीं हो रहा होता था, और कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो मैनुअल में आती थी। और वो क्या होती थी, टोटलिंग की प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब आपने टोटलिंग सीख ली तो आधा मैदान मार लिया और उसके बाद ट्रायल मिला लिया तो वो हो गया। आज की डेट में ट्रायल मिला ही वो आता है। तो उस टाइम पर क्या होता था कि जो पुराने अकाउंटेंट होते थे वो जाते थे तो वो उनको कंप्यूटर से डर लगता था। लैपटॉप एक नई चीज़ थी, वो कहते थे वो ये उनका धंधा भी यही था कि बिज़नेस भी यही था, उनका स्किल भी यही था कि ट्रायल में ला लेना, उसके बाद तो बैलेंस शीट को खांचे में डालना, जहाँ जो है एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लेजर, उसको क्लासीफाई कर देना। ये बाद में एक्सेल बेस्ड आपकी बैलेंस शीट हुई जो जिसमें क्या लिंक होते थे, जो शेड्यूल के साथ आपकी आज की डेट में कम्प्लीटली लिंक होती है। आपने ट्रायल बैलेंस डाउनलोड किया, वो मिला हुआ होता है, फिर उसके बाद लिंक करना स्टार्ट किया और वो फाइनल पेज में आया। फाइनल पेज में आपकी बैलेंस शीट होगी एक्सेल में। तो पहले क्या होता था कि एक ब्लैक बॉक्स अप्रोच होती थी, ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर होता था, और इसमें क्या होता था कि कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में
किसी को पता नहीं होता था। यानी कि अगर इनपुट गया और आउटपुट सही निकल रहा है तो कंप्यूटर ठीक काम कर रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है भाई साहब, इसके बारे में सोचना की कैपेबिलिटी, और इसके अंदर ऑडिट करेंगे इसके बारे में, वो सोचना बहुत बड़ी बात थी कि इसके अंदर जो हो रहा है सही हो रहा है। जैसे कैलकुलेटर आया, 2+2 किया, एक आदमी ने देखा हर बार सही कहता है ये। अगर उसने देखा स्टार्टिंग में जब कैलकुलेटर्स आए थे 79-80 के आसपास, तो 79-80 नहीं 85 और समथिंग लाइक दैट, तो उस समय आदमी को हाथ में कैलकुलेटर दिया जाता था, तो वो कैलकुलेटर देखता था कि वो 10 बार करके देखता था, उस 10वीं बार सही आ जाता था, वो कहता हाँ वाह कैलकुलेटर सही कैलकुलेट करता है। तो यानी कि वही अप्रोच होती है। कैलकुलेटर के अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, वो ब्लैक बॉक्स अप्रोच थी। अब क्या हुआ कि ब्लैक बॉक्स अप्रोच में धीरे धीरे ऑटोमेशन बढ़ता गया और बढ़ता जाएगा। अब क्या है, जो बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ERP है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक करके आपको दे देती है। तो चूंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक सब कुछ करके आपको दे दे रही है, तो अब आपके लिए करने के लिए क्या बचा? सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही हो, अब आप ऑडिट करोगे तो क्या करोगे? तो तब पुराने ऑडिटर्स को लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन करना है, और वो वैल्यू एडिशन क्या है कि भाई वाइट बॉक्स अप्रोच में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन कंट्रोल्स में जाना पड़ेगा, बाउंड्री कंट्रोल्स में जाना पड़ेगा, वायरसेस में जाना पड़ेगा, फायरवॉल्स में जाना पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में जाना पड़ेगा, SDLC कंट्रोल्स में जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो नीचे के जो स्किल्स हैं, जो मैनुअल ऑटोमेटेड स्किल्स हैं, वो सारे ऑटोमेटेड होते चले जा रहे हैं और होते चले गए हैं। मतलब आज की डेट में अगर ऑर्गेनाइजेशन में मिनट बाय मिनट बैलेंस शीट चाहिए वो भी निकल सकती है, 25 मिनट की बैलेंस शीट चाहिए वो निकल सकती है आपको, एज एट इतनी तारीख इतना बजे इतना सेकंड निकल सकती है, क्योंकि सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है। तो आप पुराने ज़माने में क्या होता था, ब्लैक बॉक्स अप्रोच होती थी। ब्लैक बॉक्स अप्रोच में एक ऑडिटर बैठा होता था, ऑडिटर क्या देख रहा होता था, कंप्यूटर है, कंप्यूटर ठीक करता है, वो ये मान लेता था। और कैसे मान लेता था, वो ये देखता था, इनपुट आउटपुट देखता था, इनपुट आउटपुट सही निकल रहा है। अगर आउटपुट प्री डिटरमाइंड प्रोसेसेस मीट आउट कर रहा है और पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल रिक्वायरमेंट मीट आउट कर रहा है, तो वो ये समझ, ऑडिटर कहता था कि कंप्यूटर जो है कंट्रोल एक्सपेक्टेशन मीट आउट कर गया। वो कहता था इसके अंदर देखने की ज़रूरत नहीं, इसके सॉफ्टवेयर में देखने की ज़रूरत नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर सही है। तो इनपुट्स देखता था और आउटपुट्स फिर उसके बाद जो निकलते थे उससे देखता था, और सही निकल रहे हैं वो कई देखता था, वो कहता था ओके। तो इसे ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं। इसमें ऑडिटर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और कंट्रोल्स को वेरीफाई करता था, लेकिन प्रोसेसेस को वेरीफाई नहीं करता था, कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्रोसेसेस को वो नहीं करता था। और अपने आप को कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सबसे पहले वो क्या देखता था, करेक्ट और कंप्लीट डेटा है कि नहीं है, प्रोसेसिंग के लिए जो जा रहा है वो डेटा सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद आउटपुट देखता था। एरर डिटेक्शन और करेक्शन की मेथड ये होती थी, आउटपुट देखता था। पहले इनपुट के एरर्स को डिटेक्ट करता था और करेक्ट करता था, और उसके बाद क्या है कि वो ये देखता था कि जो ये डेटा जा रहा है उसके बाद पावर ख़त्म हो गई, अगर मान लीजिए सपोज पावर फेलियर हो गई, उसके बाद डेटा जाएगा तो कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं होगी, कहीं एंट्री सही तरीके से प्रोसेस होगी नहीं होगी, एक्यूरेसी देखेगा। अगर उसको एक्यूरेट डेटा निकलते हुए आ गया और उसको लगेगा रॉन्ग प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, फ्रॉड नहीं होगा और दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती, जैसे सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, फायर फ्रॉड वगैरह नहीं आ सकते, तो वो सेटिस्फाइड था। वो ये देखता था ऑथराइज डेटा जाना है, करेक्ट डेटा जाना है, और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट है वो सही होनी चाहिए, और डेटा फाइल की कस्टडी सही आदमी के पास है, और सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सही तरीके से रखा हुआ है। बस इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है ये वो नहीं देखता था। ब्लैक बॉक्स अप्रोच में इसीलिए कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि सबसे पहले क्या है कि एक रीजनेबल सेटिस्फैक्शन आएगा, उसको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। मालूम पड़ा ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स को पता है कि ट्रोजन ऐसा लगाया गया है प्रोग्राम में कि उसे पता है कि ऑडिटर इस पीरियड में आएगा, इस पीरियड में कोई डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं करनी, या कोई वायरस आ गया, एक पर्टिकुलर टाइम पर वायरस आ गया, और वो तो ऑडिटर को तो लॉजिक्स पता नहीं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स और कंट्रोल्स पता नहीं है। उसके बाद जो हाईली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल इन्वायरमेंट जहाँ ERP है वहाँ पर ये यूज़ नहीं किया जा सकता।
वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि इनपुट, 2 इनपुट डाले और आउटपुट ज़्यादा आए, सही आएंगे। इनपुट आउटपुट आप देखोगे तो बीच के जो इनपुट्स हैं, कहाँ पर क्या हो रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग हो रही है, वो आप अंदर जाके देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि जो सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग हो रही है वो तो ऑटोमेटिकली हो रही है। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लिया रीऑर्डर लेवल आया तो उसके बाद एक चेन स्टार्ट हो गई। रीऑर्डर लेवल आया तो ऑटोमेटिकली, पहले क्या होता था, रीऑर्डर लेवल आया, पहले रिक्वेजिशन जाती थी, रिक्वेजिशन जाने के बाद अप्रूव होगी, अप्रूव होने के बाद डिपार्टमेंट में जाएगी, उसने कहा माल है तो इशू करेगा, नहीं माल है तो मंगाएगा, रीऑर्डर लेवल है तो रीऑर्डर लेवल करेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी, सारे बीच में देखा जा सकता था। आज की डेट में ERP में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बीच की सारी चीज़ें नॉन वैल्यू एडेड मान ली गई। जब ERP आई तो उन्होंने कहा ये सारी बीच की चीज़ें वैल्यूडेशन नहीं कर रही हैं, ये तो खाली आदमी रख रहे हो, इनको पैसा दे रहे हो और इनसे पैसा देकर इनसे इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि आदमी अगर कंपनी में है, एक्स्ट्रा आदमी है जितने होने चाहिए, वो इनएफिशिएंसी है। जितने आदमी कम कर दो फैक्ट्री में उतनी ही एफिशिएंसी, जितना ऑटोमेट कर दो उतनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो ERP जैसे इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें नहीं चल सकती। इसीलिए ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर आया, वाइट बॉक्स अप्रोच आई है। वाइट बॉक्स, अब एक और प्रॉब्लम आती है, अगर मान लिया सपोज ERP है, ERP ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वर्ल्ड वाइड ERP है, आपका हेडक्वार्टर फिनलैंड में है, सपोज फिनलैंड इंडिया में जो है दिल्ली में है, अब इंटीग्रेटेड, वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड ERP है, उसमें दुनिया में अलग अलग जगह वेंडर्स हैं, आउटसोर्स्ड है। मालूम पड़ा आपकी अकाउंटिंग कोई और करता है, किसी दूसरी कंट्री में होती है, वो शेयर्ड सर्विसेज कहीं और पर है, उन शेयर्ड सर्विसेज का अकाउंटिंग एलोकेशन आपको किया जाता है या आप उसके लिए पैसा देते हो, समथिंग लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल है कि एंटायर प्रोसेसिंग साइकिल कंप्यूटर के अंदर होती है और सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह होती है, और ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज हैं, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, और वहाँ पर कोई पेपर नहीं निकलता, हार्ड कॉपीज़ वगैरह नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो गया, ये लॉजिक एग्जामिन करें, इंटरनल कंट्रोल एग्जामिन करें, एम्बेडेड एप्लीकेशंस देखें, रिलेटेड सॉफ्टवेयर देखें। तो ऑडिटर को टेक्निकल एक्यूरेसी भी देखनी पड़ेगी सिस्टम की, सिस्टम में टेक्निकल एक्यूरेसी है, चेक्स, कंट्रोल्स, एरर डिटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, ये सारे देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स अब मीट आउट करना है तो बिना टेक्नोलॉजी के अंदर तभी आप घुस सकते हैं, लॉजिकली घुस सकते हैं। तो लॉजिक आप फिजिकली सामने तो देख नहीं सकते, क्योंकि एक मालूम पड़ा 1 इंच बाय 1 इंच चिप में 1 करोड़ ट्रांजिस्टर्स हैं, उन ट्रांजिस्टर्स में क्या हो रहा है ये देख नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी का खेल हो रहा है, सारा सब चीज़ जो मूव कर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, और कुछ नहीं है। डेटा जो मूव कर रहा है, मूविंग डेटा इज सिंपली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, सेम है मतलब, लेकिन वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह से उसमें उतना अनस्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में ये डिफरेंट है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्ट्रक्चर्ड है, उससे आप डेटा जान सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे पुराने ज़माने में एक जहाज़ जाता था तो आपका एक लाइट हाउस हुआ करता था, मतलब GPS वगैरह सिस्टम्स वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम पर जब समुद्री जहाज़ जाता था तो जहाज़ मूव कर रहा होता था, उसके पास कंपास होता था, वो डायरेक्शन देख रहा होता था, तो और फिर बीच में एक कहीं पर लाइट हाउस होता था, कोई टापू होता था, वहाँ लाइट हाउस होता था। बचपन में हमने उसकी लिटरेचर में उसकी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं। तो वो टापू जो है, लाइट हाउस जो है, वो लाइट बंद ऑफ ऑन हो रही होती थी, और वो उससे जो है शिप सही डायरेक्शन में जाता था, क्योंकि चारों तरफ फॉग हो सकता है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। आज की इसी तरीके से जो सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं वो उसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो आपके केबल में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोएक्सियल केबल है, आपका ऑप्टिकल फाइबर है, या जो भी ट्विस्टेड पेयर है, जो भी अनट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, और जो भी है, उसमें क्या है कि ऑप्टिकल केबल तो नहीं, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल तो को हटा दे, तो बाकी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या है कि पल्सेस जाती हैं, और पल्सेस उसी तरीके से होते हैं लाइट हाउस की तरह, ऑफ ऑन,
ऑफ ऑन। इससे इससे क्या होता है कि इजी रहता है, सिग्नल्स जो हैं डेटा इजी रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंप्यूटर के अंदर आप देखोगे, डेटा को देखोगे, तो आपको मूव करती हुई इलेक्ट्रिक पल्सेस देखेंगे, वो आप देख ही नहीं सकते। आप 1 इंच बाय 1 इंच में 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स हैं, एक भी ट्रांजिस्टर्स को नहीं देख सकते, तो वो जो डेटा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर अगर आपको घुसना है, लॉजिकली घुसना है, फिजिकली तो आप घुस जा ही नहीं सकते, लॉजिकली घुसना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स चाहिए होंगे, कंप्यूटराइज टूल चाहिए होंगे, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट टूल चाहिए होंगे, और फिर वो अंदर घुसकर आप वाइट बॉक्स अप्रोच अपनाओगे, यानी ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर करोगे। तो अगर आपको परचेज साइकिल देखनी है तो ERP इन्वायरमेंट की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, कैट का यूज़ करना पड़ेगा, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, क्वेरिंग करोगे ट्रांजेक्शन डेटा की, उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल देखोगे, और उसके बाद पैरामीट्रिक सेटिंग्स या इस टाइप की लॉजिकल चीज़ें आप चेक करोगे। इस सिचुएशन में कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल की टेस्टिंग जरूरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है ऑडिटर की। अगर ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर करना है तो कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर की टेस्टिंग करोगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कई केसेस में हाई वॉल्यूम्स होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है ट्रांजैक्शन की, तो उसमें क्या है, पावरफुल IT टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटराइज्ड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। और कंप्यूटराइज्ड ऑडिट टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ऐसी अप्रोच जिससे कि हम इंटरनल कंट्रोल रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में कर रहे हैं और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से कर रहे हैं। तो यानी कंप्यूटराइज्ड ऑडिट टेक्निक्स कौन सी होंगी, कंप्यूटराइज्ड ऑडिटिंग टेक्निक्स कौन सी होंगी, वो होंगी कि आप इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट कर रहे हो और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से कर रहे हो। कैट से जब आप ऑडिट करना स्टार्ट करोगे तो कंप्यूटराइज्ड ऑडिटिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, तो उसी से आप IT इन्वायरमेंट समझोगे, IT कंपोनेंट्स आपको उसके लिए, उससे पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है IT इन्वायरमेंट की, उसके कंपोनेंट की, उसके ऑपरेशन की, और साथ में कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को के वाले सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, प्रोसेस को समझना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, और कंट्रोल्स हैं कि नहीं है देखना, कंट्रोल्स कितने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक लेवल पर वीकनेस होगी तो वो कैस्केड करती है। कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या, सारी चीज़ लॉजिक से जुड़ी होती है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है, एक जगह पर गड़बड़ी हुई तो गड़बड़ी जो है कैस्केड करती जाती है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता था कि आप क्या करते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर करते थे, और वहाँ पर क्या होता था, एक आदमी दूसरे आदमी के काम को गलत कर लेता, और कई बार वो देखता था अरे ये तो गड़बड़ आ रहा है, ये तो वो कोई ट्रांजैक्शन देख रहा है, बोलता है इसमें तो सिग्नेचर ही नहीं है, तुमने पास कैसे कर दिया, समथिंग लाइक दैट। एक दूसरे को कंपेंसेट करते थे, एक आदमी के हाथ में एक वाउचर वगैरह आया तो दूसरे हाथ में आ गया, तो कंपेंसेशन हो गया, उसने दोनों ने देख लिया, दोनों ने अप्रेज कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कैस्केड सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है, यानी एक जगह हुई तो दूसरी जगह तक वो चलते चले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंट्री हुई ERP में, वो बैलेंस शीट में इफेक्ट डाल देती है सीधे। आपने अगर जैसे ही वो उसे पोस्ट किया, दो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि आप उसे सेव कर सकते हो या पोस्ट कर सकते हो। जैसे ही ERP में आपने पोस्ट कर दिया तो फिर उस एंट्री को आप मिटा नहीं सकते, उसको रिवर्स ही कर सकते हो, उसका तो इफेक्ट आ गया। आपने सेव कर रखी है एंट्री, ड्राफ्ट के रूप में रखी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही पोस्ट हुई या फिर आप एंट्री क्लर्क को आपने एंट्री की, आपके बॉस ने जैसे ही उसे ऑथराइज़ किया तो वो पोस्ट हो गई। कोई भी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से कंट्रोल्स बिल्ड आउट किए जाते हैं इसमें ERP वगैरह में। तो अगर इसे समराइज़ करें फाइनली, तो हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर करने के अलावा चारा नहीं बचा है, क्योंकि कल की डेट में क्या होगा, सारी चीज़ें ऑडिट हो जाएंगी। तो ऑडिटर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वहाँ पर नेग्लिजिबल ह्यूमन बीइंग होंगे, सारी चीज़ें मोस्टली चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी होंगी। मतलब जो ERP वगैरह वो तो एक तरह से देखा जाए अच्छी ERP है तो वो मोस्टली ऑटोमेटेड हो चुकी है, उसमें उतने ज़्यादा ह्यूमन बीइंग होते ही नहीं है। उसमें एक मालूम पड़ा एक रीजन में 2 अकाउंटेंट हैं, वो पूरी ERP हैंडल कर रहे हैं,
पूरा एंट्री हैंडल कर रहे हैं। सेल्स वाले सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, दूसरे वाले दूसरे की एंट्री कर रहे हैं। अगर कोई अपना कहीं पर गया हुआ है, बाहर घूमने जा रहा है, तो उसकी एंट्री अलग हो रही है। सब अपनी अपनी एंट्री करते चले जा रहे हैं। तो और चेकिंग के प्रोसेसेस हैं, तो वहाँ पर आप ट्रेडिशनली ऑडिट नहीं कर सकते। आपकी ज़रूरत ही ख़त्म होती जा रही है। आपको सिस्टम ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर करना पड़ेगा, वाइट बॉक्स अप्रोच लगानी पड़ेगी। थैंक्स।